सो आई होप सो सब लोग ऐड हो चुके हैं अभी तक मीटिंग में। कई बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हाँ, okay, so shall we begin or we will wait for 1 to 2 minutes? Yes. Everyone getting my voice? Yes, everything is okay. Uh, yes. Okay. बेटा ये पेन चलाने बंद कर दो प्लीज। हाँ, ये पेन अपने बंद कर दो, कोई भी पेन नहीं चलाएगा इस पे, है ना। हाँ चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था जो हमने, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में जहां से हमने लीव किया था हम वहीं से आज इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हम वर्क डन के बारे में डिस्कस कर रहे थे इन अवर लास्ट क्लास। और वर्क डन की डेफिनेशन को हमने डिफाइन किया था कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएल, है ना। हमने क्या किया था वर्क डन को डिफाइन करने के लिए, देखो ये डेफिनेशन जो थी, ये इंटीग्रेशन करके हमने जो इस डेफिनेशन को डिफाइन किया था, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट रीड करेंगे, ठीक है। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड represents the work done by the electric field on a unit positive charge in moving it from one point to another in the electric field, ठीक है। ये तो उसका स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, and we have considered one positive charge which is the source charge, and we have considered one test charge, है ना। दो तरह के चार्जेस हमने कंसिडर किए थे। एक चार्ज प्लस क्यू था जिसको हमने सोर्स चार्ज बोला था, और दूसरा चार्ज जो था टेस्ट चार्ज था जिसको हमने क्यू नॉट बोला था, है ना। ये लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था मैं उसी का रिवीजन आपको फिर से करवा रहा हूँ ताकि हम यहीं से इसको कंटिन्यू कर सके, ठीक है। लास्ट क्लास में जहां पे हमने लीव किया था उसी पॉइंट से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस ना? हाँ, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस ना एवरीवन? बेटा आप सबको आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन था वो वर्क डन को लेके हो रहा था, है ना। हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना। तो हमने इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया था, इसको फिर से मैं बता रहा हूं। हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया विच इज द क्यू नॉट, और उसको मूव करवाया कहां से, कहा, फ्रॉम बी टू ए, है ना। उस टेस्ट चार्ज को हमने मूव कराया फ्रॉम बी टू ए। अगर मैं उस टेस्ट चार्ज की बात करूं किसी भी इंस्टेंट पे, सपोज करो ये मेरा जो टेस्ट चार्ज है, तो इस इंस्टेंट पे इस पे फोर्स लग रहा होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, है ना। इस इंस्टेंट पे इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा विच इज रेडियली आउटवर्ड, है ना।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, यस, विच इज रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स लगेगा, रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, है ना। बाहर की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है F, है ना। अब हमें इस चार्ज को, इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को अगर बाहर की तरफ जाने से रोकना है, अगर मुझे इसको बाहर की तरफ जाने से रोकना है तो मुझे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अंदर की तरफ देना पड़ेगा, है ना। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स मेरे को इनसाइड देना पड़ेगा। यस, किसी ने हैंड रेस किया, यस। बेटा जिसको भी डाउट आता है ना तो वो चैट बॉक्स में टाइप करो, है ना। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट आता है तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, सर वी आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, आई विल रिपीट अगेन। ठीक है, जो भी डाउट आता है किसी को तो वो चैट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बता दो। एवरीवन गॉट इट? यस, ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है। तो सी हियर, हमने क्या किया, एक सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, ताकि ये जो चार्ज है हमारा, टेस्ट चार्ज है, वो बाहर की तरफ बाहर भाग ना जाए, है ना। तो हमने उसको रोकने के लिए उस चार्ज पे फोर्स लगाया सेम मैग्नीट्यूड का अंदर की तरफ, है ना। खाली डायरेक्शन इसकी चेंज होगी लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। ये बिल्कुल वही फोर्स है, सेम फोर्स, सेम फोर्स आई हैव अप्लाइड इनसाइड, है ना। सर प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1, 3 नंबर ऑफ टेस्ट पेपर। हाँ बेटे, टेस्ट पेपर का डिस्कशन हम अलग से करेंगे। टेस्ट पेपर का मुझे पता है, आपका जो टेस्ट हुआ था उसका भी डिस्कशन हमें करना है ना। उसका मैं सोच रहा था फिर आज की क्लास में अगर पॉसिबल हुआ लास्ट में तो डिस्कशन करेंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। मैं आपको जो भी डाउट्स हैं टेस्ट के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर करूंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था सर टेस्ट पेपर में डाउट्स आए थे, तो वो मैं सारे कंसेप्ट आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज की क्लास में पॉसिबल हुआ तो वी विल डू टुडे इटसेल्फ, नहीं तो टुमारो मॉर्निंग जो भी आपके डाउट्स है आप मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं ना वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा क्लास में, ठीक है। जो जो डाउट्स है वो मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं वो वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लूंगा, ओके। यस, वेरी गुड। चलो, तो अभी ये डेफिनेशन में आपको बता रहा था कि ये जो फोर्स है हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का हमने फोर्स इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड किया। अब टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, है ना, अब ये फोर्स लग रहा था तो इस चार्ज पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, वो भी आउटवर्ड की तरफ। तो इस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक इनवर्ड फोर्स दिया जिससे इसका नेट फोर्स 0 हो जाए, है ना, टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। तो मैंने कौन सा फोर्स अप्लाई किया, माइनस क्यू नॉट इंटू ई। ये जो फोर्स है ये मैंने अप्लाई किया है। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, देखो ये वाला जो फोर्स है प्लस क्यू नॉट इंटू ई, ये सोर्स चार्ज ने अप्लाई किया है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज। और माइनस क्यू नॉट इंटू ई वाला जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। इसी फोर्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, इसी फोर्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, दिस एक्सटर्नल फोर्स, है ना। एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, दिस फोर्स इज sorry, this force is provided by the source charge on the test charge, है ना। सोर्स चार्ज ने ये फोर्स प्रोवाइड किया है, किस पे प्रोवाइड किया है, टेस्ट चार्ज पे प्रोवाइड किया है, फोर्स प्रोवाइडेड बाय द सोर्स चार्ज, है ना। सो अगर अब मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, आई विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो छोटा सा वर्क डन क्या है हमें पता है,
छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएल। अब ये कैसे आया देखो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डॉट डी एक्स। छोटे से वर्क डन की अगर मैं बात करूं डी डब्ल्यू, सो डी डब्ल्यू जो वर्क डन होगा आपका वो क्या होगा, एफ डॉट डी एल। तो एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली देखो, एफ की वैल्यू हमने निकाली माइनस क्यू नॉट इंटू ई, माइनस क्यू नॉट इंटू ई। वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डीएल, इंटू डीएल। इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखोगे तो ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना क्यू नॉट, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। टेस्ट चार्ज को मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने जितनी भी बार सॉल्व किया हमेशा हम क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लेते हैं ना, पहले भी मैंने ये चीज बता दी शायद आप। तो यहां से मुझे वर्क डन क्या मिल जाएगा, माइनस ई डॉट डीएल। वर्क डन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल which is a dot product of electric field and dl is the elemental length of the path। इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ अगर dl है तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा a से लेके b तक तो मुझे पूरी पाथ लेंथ मिल जाएगी। अब वो मेरा पाथ कैसा भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने एक आर्क शो किया है, मेरा पाथ कैसा भी, आर्बिट्ररी कर्व कुछ भी हो सकता है ना। मान लो मेरा कर्व इस तरह का है तो a से b मैं इधर जाऊंगा, इस पाथ पे जाऊंगा। तो dl लेंथ इज द एलिमेंट ऑफ द पाथ, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरी पाथ की लेंथ मिल जाएगी, है ना, पूरी पाथ की आपको लेंथ मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है ई डॉट डीएल का। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां से आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो यहां से आपको वैल्यू पता चल जाएगी देखो, ठीक है। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, ये लास्ट क्लास का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आज, है ना। यहां तक सबको क्लियर था, पिछली क्लास का पार्ट जो है ये सबको क्लियर था ना, यस बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ये वाले कंसेप्ट में, वर्क डन वाले कंसेप्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके, वर्क डन वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया, एवरीवन, वेरी गुड। ओके चलो, वर्क डन वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे इस इक्वेशन को लेके, है ना। इस इक्वेशन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है ना। सो वर्क डन का जो डेफिनेशन था वो हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच इज नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एल। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। ठीक है, ठीक है, ये वाला आप पार्ट निकाल लोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर लोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब इस इक्वेशन के बारे में हमें 4 पॉइंट्स बहुत दिमाग में रखना है, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका कहीं का भी क्वेश्चन हो। ठीक है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं
वो सारे क्वेश्चंस आपके इन 4 पॉइंट्स पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो। ठीक है, वर्क डन जो टॉपिक है बेसिकली इट इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 11th, और क्लास 11th में हम वर्क डन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस वर्क डन की डेफिनेशन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम वर्क डन का क्रक्स है, वर्क डन का उतना पार्ट हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप देखो, द इक्वेशन शोज दैट द वर्क डन in moving a test charge which is a q naught from point A to another point B along any path in an electric field due to plus q charge depends only on the position of these points and is independent of the actual path followed between A and B। अच्छा, इस पॉइंट का क्या मतलब है, पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने वर्क डन निकाला फ्रॉम A टू B, है ना, हम इस पाथ पे मूव करें फ्रॉम A टू B, है ना। A टू B जब हम मूव करें वर्क डन निकालने के लिए, तो वर्क डन हमारा कितना आया था देखो, वर्क डन जो हमने निकाला था विच इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, ये जो वर्क डन की वैल्यू आएगी यहां से आपकी, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे आप A से B ये वाला पाथ फॉलो करो, this is path 1, whether you follow path number 2 or whether you follow path number 3, ठीक है, you can follow any arbitrary path, the work done in all the conditions from A to B, है ना, जो work done हमने निकाला है is independent of the actual path followed। अच्छा, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, है ना, यहाँ पे टेस्ट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेस्ट चार्ज को जब हम मूव करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, चाहे हम कोई भी पाथ फॉलो करें, चाहे हम पाथ नंबर 1 फॉलो करें, चाहे हम पाथ नंबर 2 फॉलो करें, या चाहे हम पाथ नंबर 3 फॉलो करें, हम कोई भी पाथ अगर फॉलो करेंगे, वेदर यू फॉलो पाथ नंबर 1 और यू फॉलो पाथ नंबर 2 or you follow path number 3, in all the paths the work done in moving a test charge from one point to another is always independent of the actual path। actual path से independent होगा। अब actual path से independent होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, so work done डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन पे। किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है A, फाइनल पोजीशन क्या है B। इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे आपने 11th क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, कई बच्चों को दिमाग में होगा। देखो, डिस्टेंस जो होता था वो पाथ पे डिपेंड करता था, डिस्प्लेसमेंट जो होता था वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था। बिल्कुल उससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, है ना। कई कई पैरामीटर्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, और कई पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप सबने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, सबने फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है एवरीवन? बेटा फ्रिक्शन सबने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में? यस, ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होता था, जब हम फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालते थे तो वो पाथ पे डिपेंड करता था, पाथ पे डिपेंड करता था, है ना। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज, द वर्क डन प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पाथ, है ना। आपने ब्लॉक वाले प्रॉब्लम सॉल्व करे होंगे, मैं कुछ कुछ आपको हिंट दे देता हूं जिससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट को समझने के लिए बहुत ध्यान से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ध्यान से इसको सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं इसको थोड़ा 11th क्लास से रिलेट करूंगा, है ना। 11th क्लास में आपने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था, है ना। तो किसी भी ब्लॉक पे जब फ्रिक्शन फोर्स लगता था तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अगर बॉडी का मोशन आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। अब अगर इस ब्लॉक को मैं पाथ नंबर A से ले जाऊंगा, है ना, सपोज इस ब्लॉक को मैं फर्स्ट पाथ से ले जा रहा हूं,
तो वर्क डन अलग होगा। इस पाथ से ले जाऊंगा तो वर्क डन अलग होगा। अगर मैं इस ब्लॉक को इस पाथ से ले जाऊंगा, पाथ नंबर 2, तो वर्क डन अलग होगा फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन दोनों कंडीशन में अलग अलग। अगर मैं इसको पाथ नंबर 3 से ले जाऊंगा तो अगेन देखो पाथ नंबर 3 और बड़ा है, तो पाथ नंबर 3 से जब वर्क डन होगा तो वो अलग होगा, है ना। तो तीनों केसेस में जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, इस बॉडी पे mg जो लग रहा है ना, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट देता हूं h हाइट का, सपोज करो मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया h हाइट, ठीक है। तो h हाइट का जब डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो चाहे मैं इस पाथ से चले जाऊं, चाहे मैं इस पाथ से इसको लेके जाऊं, कोई भी पाथ में फॉलो करूं, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा विच इज h। तो वर्क डन इस पे क्या होगा, माइनस mgh, माइनस mgh। चाहे मैं पाथ नंबर 1 से ले जाऊं, चाहे पाथ नंबर 2 से ले जाऊं, चाहे पाथ नंबर 3 से ले जाऊं, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू माइनस mgh, which shows that work done in this case depends on the initial and final position, whereas work done in this case is dependent on the path। ये दोनों केसेस अलग अलग है, इनको बहुत ध्यान से समझो। जो फ्रिक्शन वाला केस है इसमें आपका वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, आपको बिल्कुल ग्रेविटेशन से इसको लिंक करना है। जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, depends on the position of these points and is independent of the actual path followed between A and B। मतलब work done by electrostatic force जो होता है वो डिपेंड करता है only on the initial and final position, और इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। आपने वर्क पावर एनर्जी में 11th क्लास में ऐसा कोई नाम सुना होगा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात को ध्यान रख लो क्योंकि 1 मार्क के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल इसी पे फ्रेम हो जाते हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज विच काइंड ऑफ फोर्स। आपको ऑप्शंस दे देंगे कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और नन ऑफ दीज, है ना। तो इस तरह के ऑप्शंस फ्रेम कर लेंगे। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर है बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह होता है ना। आप बिल्कुल इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से लिंक करके चल सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि जब मैंने आपके साथ कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे हम Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। और कूलम्स लॉ में जब हमने फोर्स को डिफाइन किया था तो हमने क्या किया था, हमने उसको डिफाइन किया था Kq1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने उसको इस तरह से डिफाइन किया था Kq1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम एनालॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और वैसी एनालॉजी किसमें भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स में, है ना। दोनों फोर्सेस के एनालॉजी बिल्कुल सेम। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता था और ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करता। वैसे ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों टाइप के जो फोर्सेस होते हैं ये कैसे होते हैं, इन दोनों फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनका एक नाम दिया जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव का मतलब होता है द वर्क डन is independent of the path followed by the object. The work done which is produced by the electric field or produced by the gravitational field is
इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इस बात को अपने दिमाग में डाल दो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होता है, ऑलवेज। ठीक है, सबको समझ आया बेटा? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का डिफरेंस आपको पता चला? हम कंजर्वेटिव किसको बोलेंगे और नॉन कंजर्वेटिव किसको बोलेंगे? यस एवरीवन? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव? ठीक है, सो इस पॉइंट के बाद अब हम आगे के पॉइंट्स भी रीड आउट कर लेते हैं फटाफट, ये आपको अगर समझ आ गए तो। यस, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखो, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सेकंड, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये भी मैंने आपको बता दिया। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है ये जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वर्क डन निकालने के लिए, है ना। दिस इंटीग्रेशन ऑफ द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। थर्ड पॉइंट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे आता है, why the electric field is known as conservative field? So the answer is that a line integral of the electric field is independent of the path. Hence we can say that the electric field is a conservative field. इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा why electric field is conservative field, so you have to answer like this, because it is independent of the path and it only depends on the initial and final position. The work done produced by the electric field is only dependent on the initial and final position. Okay. Point number 4. The line integral of the electric field over a closed path is 0. The line integral of electric field over the closed path is 0. This is another condition satisfied by the conservative field. तो कंजर्वेटिव फील्ड का एक और सिग्निफिकेंस फिजिकल ये है कि जब भी आपका पाथ क्लोज्ड होगा, मतलब आपका पाथ अगर क्लोज है, सपोज करो सर्कुलर पाथ है, सो दिस पाथ इज क्लोज्ड पाथ, है ना। या फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ क्लोज्ड पाथ, है ना। मान लो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल इज ऑल्सो अ क्लोज्ड पाथ, है ना। अगर मान लू मैं ऐसी कोई लाइन दे देता हूं, सो दिस इज द ओपन पाथ। इस पाथ को बोलते हैं ओपन पाथ। आपको ओपन और क्लोज का मतलब तो पता चलता है ना। ओपन पाथ हम इसको बोलेंगे, और ये सारे जो एग्जांपल्स है ये क्लोज्ड पाथ के एग्जांपल्स। ठीक है, तो अगर आपका क्लोज्ड पाथ है और क्लोज्ड पाथ में आप इंटीग्रेशन करोगे वर्क डन निकालने के लिए, है ना, वर्क डन अगर आप निकाल रहे हो अलोंग द क्लोज्ड पाथ, तो क्लोज्ड पाथ जब आप वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन आपका हमेशा 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? बिकॉज इट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड को जब आप क्लोज पाथ में इंटीग्रेट करते हो तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड को जब आप क्लोज पाथ में इंटीग्रेट करते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड को, है ना, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा जब आप वर्क डन निकालते हो इन द क्लोज पाथ तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, ये अभी हम प्रूफ भी करेंगे आगे। अभी इस पॉइंट को आप समझ लो, वी विल प्रूव दिस पॉइंट। अब नोट करने वाला पॉइंट ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, हाउएवर इंटीग्रल ऑफ द फील्ड due to moving charge is not independent of the path because the field varies with the time. अच्छा, अब फील्ड के भी दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, फील्ड आपकी टाइम पे डिपेंड भी कर सकती है और टाइम पे इंडिपेंडेंट भी हो सकती है ना। ये पॉइंट आपको समझ आ गया? अच्छा, ये 4 पॉइंट सबको क्लियर हो गए? इसमें किसी को भी डाउट है तो बताओ। ये 4 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, These 4 points are very very most important points. सबको क्लियर हो गए? एवरीवन? बेटा ये 4 पॉइंट सबको क्लियर हो गए? ओके।
वेरी गुड। सो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अपने आप ही ले लिया करो, है ना, अलग से मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नोट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, है ना। अभी ये वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा लाइन इंटीग्रल वाला, है ना, तो ये तभी फॉलो होगा जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है तभी ये पॉइंट फॉलो है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिकॉज फील्ड वेरीज विद द टाइम। इसका मतलब क्या है, देखो इस पॉइंट को अब हम समझते हैं, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, देखो दो तरीके के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है आपके पास। वन इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, है ना, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फंक्शन ऑफ टाइम हो सकती है ना, इधर योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट और योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फंक्शन ऑफ टाइम। दो कंडीशंस पॉसिबल है यहाँ पे। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, देन दिस पॉइंट इज वैलिड कि वो पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तब ये पॉइंट आपका वैलिड होगा। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज टी स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टाइम का फंक्शन हो गई। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टाइम का फंक्शन हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये पाथ पे डिपेंड करेगी, उस कंडीशन पे ये पाथ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि टाइम का फंक्शन है तो वो पाथ पे डिपेंड करेगी। यही वो पॉइंट हम यहाँ पे हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, if the electric field varies with the time, if the electric field varies with the time, then the line integral of the field, the line integral of the field is not independent of the path, मतलब वो पाथ पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, ये नोट वाले पॉइंट को आप स्टार लगाओगे और स्टार लगा के आप इसको अपनी कॉपी में लिखोगे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सबसे पहले ये लिखो, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, नंबर वन इज either electric field is constant and number two is either electric field will be a function of time. If electric field is constant, then line integral is path independent, but if electric field is not constant, then line integral is dependent on the path. ये दो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, नोट वाले पॉइंट्स हैं, इसको स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। सबको नोट डाउन करना है, ये दोनों पॉइंट्स नोट डाउन करना है, ठीक है। एवरीवन हैज टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबने लिख लिया? डन, एवरीवन इज डन, वेरी गुड, ओके। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था,
वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इसको बहुत ध्यान से समझोगे, ये नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनोगे, ठीक है। सबसे पहले जब आप इसकी डेफिनेशन को समझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। एक बार आप इसकी डेफिनेशन को समझ गए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a physical quantity which determines the flow of charges from one body to another. अब हमने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी सर्किट में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है ना, किसी भी सर्किट में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है और अगर हम उससे कोई बल्ब जला रहे हैं, सपोज करो, है ना, सपोज हम कोई बल्ब जला रहे हैं, ये सर्किट में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट करंट का फ्लो कहां से कहां होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम कहते थे कि ये दोनों जो बैटरी के जो टर्मिनल्स है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका पोटेंशियल V है। इसका पोटेंशियल कितना है? V। इसका पोटेंशियल कितना है? V। अब यहीं से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको उठाऊंगा, ठीक है। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले हमें पोटेंशियल पढ़ाया जाता है, बैटरी लगा के किसी सर्किट को बताया जाता है, और हमें ये बताते हैं टीचर्स, हमारे जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, हमें यही बताते थे कि बेटा देखो यहाँ पे हमारी एक बैटरी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो इसमें करंट प्रोड्यूस होती है, और जैसे ही करंट प्रोड्यूस होती है तो ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगता है, ठीक है। ये बल्ब हमारा ग्लो इसलिए करता है क्योंकि इसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है। 10th क्लास में सबने ये चीज पढ़ी हुई है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इधर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which determines the flow of charges from one body to another. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही हमें पता चलता है कि फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो रहा है। हम सबने ओम्स लॉ पढ़ा था 10th क्लास में, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल देखो किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। और करंट किस पे डिपेंड करता है? फ्लो ऑफ चार्ज पे। मतलब जितना ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो अब इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट मीटिंग में कंटिन्यू करूंगा। ये वाला मीटिंग एंड होने वाला है, तो नया मीटिंग सब लोग ज्वाइन करेंगे अब, ठीक है। और सुनो, नया मीटिंग सेम मीटिंग रहेगा, इसकी कोई नई आईडी नहीं होगी, आपको फिर से यही वाली मीटिंग को ज्वाइन करना है, समझ गए। ये सेम मीटिंग को आपको फिर से ज्वाइन करना है, कोई नई मीटिंग आईडी नहीं बनेगी, ये मीटिंग ही कंटिन्यू होगी। ओके, यू ज्वाइन दिस मीटिंग अगेन। हाँ, तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन करो, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये वाली मीटिंग का टाइम ओवर होते ही फिर से आपको सेम मीटिंग ज्वाइन करना है अगेन, कोई नई आईडी नहीं बनेगी, सेम मीटिंग आपको फिर से ज्वाइन करना है। हाँ चलो, तो ये वाला पॉइंट में डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन सबको समझ आ गई। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये तो वो डेफिनेशन थी जो हम 10th क्लास